एएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग ने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करी थी और उसमें हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ व्यवस्था के बारे में बात किया थी और वो व्यवस्था क्या थी? एक थी संघीय फेडरल और दूसरी थी एकात्मक व्यवस्था, ठीक, यूनिटरी। और इन दोनों को ही मिला के इसकी मिली जुली जो व्यवस्था है वो हमारे भारत में पाई जाती है, उसको क्या कहा था? अर्ध संघीय व्यवस्था। इसका क्या मतलब है? ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। सेमी फेडरलिज्म, इसकी बात हम लोगों ने भारत के संदर्भ में कर ली थी। तो अब जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि इस शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में किसने किए। आप आज जाइएगा और 2019 का जो पीटी का पेपर था, पीसीएस यूपीपीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में अर्ध संघीय व्यवस्था का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया है, ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो वो है केसी। ठीक, अर्ध संघीय व्यवस्था क्या है ये तो आप समझते हैं कि इसमें जो है कुछ जो है क्वालिटी यूनिटरी की भी पाई जाती है, कुछ क्वालिटी जो होती है वो फेडरल की भी पाई जाती है, ठीक है। अर्ध संघीय तभी तो था कि केंद्र कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि उसमें एकात्मक लक्षण है, वो हावी रहता है राज्यों पे, ठीक। तो दूसरा देख लीजिए कि भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में एकात्मक संघवाद, मतलब यूनिटरी फेडरल। एकात्मक क्यों? वही बात कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है वहां वो कैसी है, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर है, इसलिए उसको एकात्मक संघवाद भी कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में किसने किया था? तो वो थे केसी। ठीक, तीसरा देख लीजिए कि भारत के संदर्भ में वो सौदेबाजी संघवाद, इस शब्द का प्रयोग जो है वो किसने? सौदेबाजी मतलब बार्गेनिंग, फेडरल, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? पहले हम समझ लेते हैं कि सौदेबाजी संघवाद क्या होता है, ठीक। सौदेबाजी मतलब क्या है कि जैसे आप कपड़े खरीदने जाइए तो आप बार्गेनिंग करते हैं ना, नहीं इतने में दीजिए, उधर से वो कहते हैं नहीं इतने में हो पाएगा, फिर कहीं आकर दोनों ठहरते हैं, फिर मोल भाव हो जाता है और दुकानदार अपनी चीज बेच देता और आप खरीद लेते हैं। तो वैसे ही जो है वो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर भी जो है केंद्र अपने हित को लेकर कुछ सौदेबाजी करता है और राज्य अपने हित को लेकर कोई सौदेबाजी करता है, ठीक। जैसा कि अभी आपने एमपी में देखा, वहां पर क्या देखा कि सौदेबाजी हुई कि कोई पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बन जाए, दूसरी चाहती है कि उसकी सरकार, मतलब यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के मध्य आपने देखा कि एक जो है लड़ाई, द्वंद्व युद्ध सा चल रहा था कि किसकी जो है वो पार्टी वहां पर एमपी में बन जाए। तो वहां पर आपने देखी होगा कि हितों की जो है टकराव हो रहा था कि मैं आपके हित पूरे करूंगा, वो जनता को वो वादे करते हैं कि वो उनके हित पूरे करेंगे। तो यहाँ पर जो है एमपी में जो आपने देखा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सरकार बनाने को लेकर सौदेबाजी हुई, ठीक। एमपी में आपने देखा, तो इस तरह के फेडरलिज्म को क्या कहा जाएगा? सौदेबाजी संघवाद कहा जाएगा, ठीक है, जो कि अर्ध संघीय व्यवस्था में हमें दिखाई पड़ती है। तो इस शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के संदर्भ में किया मॉरिस जोन्स ने। समझ गए इतनी बात? अगला देखते हैं। चौथा है मार्बल
स्टोन फेडरेट। ठीक, इस शब्द का प्रयोग कितने किए? स्टोन की अपेक्षा मार्बल जो है वो थोड़ा सा कोमल माना जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, तो वो भी बात हुई कि जब जो है केंद्र और राज्य की सरकारें जो हैं वो एक ही पार्टी की, ठीक है, तो कैसा वहां पर संबंध होता है? मार्बल मतलब कोमल सा होता है। और जब जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है अलग अलग सरकारें हुई तो वहां पर कैसा संबंध देखा जाता है? कठोर, मतलब स्टोन की। इसमें जैसे देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच संबंध हमेशा जो है वो कठोर रूप में दिखते हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। ठीक, वहीं आप बिहार में देख लीजिए और केंद्र में देख लीजिए, बिहार में या यूपी में देख लीजिए, यूपी और केंद्र के सरकार के मध्य जो है वो आपको मार्बल मतलब कोमल संबंध दिखाई देंगे। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है वो यूपी में सबसे पहले लागू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीएए जैसे ही केंद्र सरकार से पारित हुआ, वैसे ही उसको सबसे पहले अपनाने वाला देश राज्य कौन सा था? वो यूपी ही था। ठीक, तो आपको दिख जाएगा कठोर और कोमल और कठोर फेडरलिज्म की आकृति जो है या स्वभाव जो है वो आपको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए मार्बल स्टोन फेडरलिज्म का जो है वो प्रयोग किसने किया था? ये थे लिविंग स्टोन। इन्होंने जो है भारत के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग। अब देख लीजिए, पांचवा है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, फेडरेट। ठीक, सहकारी की बात हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं कि जहां पर जो है वो दो लोगों के हित आपस में मिलने लगे और वो आपस में हित को अपनी पूर्ति के लिए कुछ कार्य करने लगे तो उसको क्या कहा जाता है? सहकारिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। आपने देखा यूपी के संदर्भ में, इसलिए यहाँ पर क्या शब्द आया? सहकारी संघवाद आया। ठीक है, तो इस सहकारी संघवाद के भारत के संदर्भ में जिसने यूज किया उनका नाम है ग्रैंडविल ऑस्टिन। ठीक, ऑस्टिन, ग्रैंडविल ऑस्टिन नाम है इनका। ठीक, ये 5 जो है इंपॉर्टेंट हैं, शब्द हैं जो भारत के संदर्भ में यूज किए गए, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इनमें से एक दो जो है वो पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो वो आज आप जाकर चेक भी करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 और व्यवस्थाओं के बारे में, और वो व्यवस्थाओं का नाम क्या है? एक का नाम है संसदीय व्यवस्था और दूसरे का नाम है अध्यक्षीय व्यवस्था, जिसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। पहले आता है संसदीय व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक, देखेंगे कि इस सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक, इसमें क्या क्या विशेषता जो है वो पाई जाती है, फिर भारत के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। ठीक, देख लीजिए, संसदीय व्यवस्था, इसमें संसद शब्द है। ठीक, इसका क्या मतलब है? अगर आप मोटा मोटा आपसे पूछा जाए कि इसको एक शब्द से आप एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए तो आप कह सकते हैं ना कि ऐसी व्यवस्था जहां पर संसद जो है वो हावी रहे, उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, शब्दों से अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो ये बात सही भी है, और वो कैसे सही है वो अब हम देखेंगे। तो पहला इसमें क्या हो गया? ऐसी व्यवस्था जिसमें संसद जो है वो हावी रहती है, उसका हर फील्ड में जो है वो कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप रहता है। पहली तो उसका ये हो गया। अब देख लीजिए दूसरी कैसे रहते हैं। यहाँ पर जो विधायिका पाई जाती है और कार्यपालिका, न्यायपालिका, पहले विधायिका और कार्यपालिका में देखिए, मतलब लेजिस्लेटिव
और एग्जीक्यूटिव। यहां में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उसमें फ्यूजन ऑफ पावर दिखाई पड़ता है। ठीक, फ्यूजन ऑफ पावर दिखाई देता है। इन दोनों के मध्य जो है स्पष्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई पड़ता। देख लीजिए कैसे। ये जो है आपकी लेजिस्लेटिव है और ये एग्जीक्यूटिव है। ठीक, और ये जो है वो सदस्य हैं जो यहाँ के भी सदस्य हैं और यहाँ के भी सदस्य हैं। ठीक, मतलब लेजिस्लेटिव के भी सदस्य हैं और एग्जीक्यूटिव के भी सदस्य हैं। इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूजन ऑफ पावर का क्या मतलब हुआ, कैसे दिखाई पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव में जो है सदस्य जो है वो लेजिस्लेटिव से ही आते हैं। ठीक, मतलब एग्जीक्यूटिव में आपकी जो मंत्री परिषद आती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, मंत्री परिषद आती है एग्जीक्यूटिव में, तो मंत्री परिषद के सदस्य वही होते हैं वह हैं जो लेजिस्लेटिव के भी सदस्य हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मृति ईरानी है वर्तमान में। ठीक, तो वो अमेठी से जो है वो चुनाव जीती। ठीक, और वो मंत्री भी, समझ गए, इस तरह से। ठीक, और सोचिए अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य है जिसे एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया गया है और अगर वो जो है लेजिस्लेटिव का सदस्य नहीं है तो उसके लिए ऐसी शर्त रखी गई है कि उसको 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक, लेजिस्लेटिव के करनी होगी, तभी वो एग्जीक्यूटिव का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य रह पाएगा। इसी कारण जब स्मृति ईरानी 2014 में जो है लोकसभा का चुनाव हार गई, उसके बाद भी उन्हें एग्जीक्यूटिव का सदस्य बनाया गया, तो उनको सदस्यता ग्रहण कराएगी राज्यसभा की। समझ गए, मतलब लेजिस्लेटिव में राज्यसभा लोकसभा दोनों आती है ना, तो उनको कहाँ की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी, राज्यसभा की ग्रहण कराई गई थी। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है फ्यूजन ऑफ पावर कैसे पाया जाता है कि लेजिस्लेटिव के सदस्य जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के सदस्य जो हैं वो एक ही होते हैं। समझ गए, देख लीजिए पहला तो ये हो गया और दूसरा देख लीजिए कहां से। अब जो है कानून बनाता कौन है, ये बनाती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते, मंत्री परिषद बनाती है। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं ये कानून, और ये कानून पास कहां से कराई जाती है, बिल के रूप में आते कहां पर हैं, ये आते हैं बिल के रूप में विधायिका में आते हैं, राज्यसभा लोकसभा लेजिस्लेटिव में आते हैं, और यहां से पारित होने के बाद ही ये कानून एक्ट के रूप में बन सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहां पर भी बनाया किसने कानून, एग्जीक्यूटिव ने, और उसको पारित करने का जो प्रोसीजर उसको चेक किसने करा कि वो सही है या गलत है, उसको किया विधायिका ने किया। समझ गए, दो तरीके से हो गए कि फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है। तीसरा तरीका देख लीजिए कैसे होता है। जो आपकी एग्जीक्यूटिव है ये उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक, लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा के प्रति कैसे होती है, लोकसभा में ही जो है अगर ये लेजिस्लेटिव मतलब मंत्री परिषद जिसका एक भाग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका भाग है, अगर ये सही से काम ना करे तो इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ये हट जाएंगे अपने पद से, तो ये काम कहाँ पे आता है, ये लोकसभा में आता है अविश्वास प्रस्ताव। समझ गए इतनी बात, तो हो गया ना कि संबंधित हो गया ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में। तीसरे में ये देख लीजिए, समझ गए। अगला देखते हैं, इसके लिए जो है दो शब्दों का उत्तरदायित्व के लिए जो है वो दो शब्दों का प्रयोग होता है, वो क्या है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखेंगे, और व्यक्तिगत का क्या मतलब है उसका भी हम अर्थ देखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है मंत्री परिषद या आपकी एग्जीक्यूटिव मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति होता है। ठीक, और व्यक्तिगत रूप में जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद, वो प्रेसिडेंट के प्रति होता है। ठीक, अब जो है इसके अर्थ देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। पहले देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री है, मंत्री परिषद मतलब इसका है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी में मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। मतलब अगर किसी मंत्री ने, किसी मिनिस्टर ने जो है वो कोई कानून विधेयक लाने वाला हो, उसके कार्यालय से संबंधित, उसके मंत्रालय से संबंधित कोई विधेयक लाने वाला हो, तो वो जो है बैठक होती है मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होती है, वो उस विधेयक को वहां पर लाएगा चर्चा के लिए, बैठक होगी, चर्चा होगी उस पर। ठीक, उसके बाद वो सही है या गलत है, उसके बाद जो है वो प्रस्ताव जो है आगे आता है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि मंत्री जो है वो भले ही उस विधेयक को अपने मंत्रालय से रिलेटेड ही ला रहा है, समझ गए इतनी बात, कि वो मंत्री भले ही अपने मंत्रालय से संबंधित वो विधेयक ला रहा है, मगर वो आगे कब बढ़ेगा, जब मंत्री परिषद जो है उसमें सहमत हो। ठीक, इसका मतलब है कि मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तभी तो ये बैठक हो रही है। नहीं तो अगर बैठक मतलब उसको ही पारित कराना होता तो डायरेक्ट जो है कोई भी मंत्री डायरेक्ट बिना कोई बैठक में अपना प्रस्ताव रखे डायरेक्ट उसको संसद में पेश कर देता, मगर ऐसा नहीं होती है। तो वो जो है जो प्रस्ताव होता है मंत्री सबसे पहले कहाँ रखता है, उस बैठक जो मंत्री परिषद की बैठक होती है वहां पर चर्चा के लिए रखता है। ठीक, तो मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, इसी कारण जो है अगर यदि कोई एक मंत्री भी सही से कार्य ना कर रहा हो, ठीक, मंत्री सही से अगर कार्य ना कर रहा हो तो माना जाएगा कि पूरी जो है मंत्री परिषद जो सही से कार्य नहीं कर रही। समझ गए इतनी बात? इसको ही कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात सब लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी गलत कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद जो है वो गलत या सही से कार्य नहीं कर पा रही, अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रही। यही कारण है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसको पूरी मंत्री तो वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ माना जाता है। समझ गए? अगर एक मंत्री के खिलाफ भी आया तो माना जाएगा वो पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आया है। ठीक, और इसी कारण जो है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो मंत्री परिषद का किसके खातिर होता है, लोकसभा। समझ गए कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? ठीक, चलिए, और ये किसके प्रति होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। ठीक, और आईएएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो गलत स्टेटमेंट, संसद के प्रति नहीं। संसद के 3 वो होते हैं। ठीक, पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा होती है। तो ये
इसके जो है एक अंग केवल लोकसभा के प्रति जो है वो जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से, संसद के सदन के प्रति। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी चीज, वो था व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता किसके प्रति है? प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक, मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ठीक, अभी मैंने इससे पहले बताया कि सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है कि अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसको सारी मंत्रिपरिषद के खिलाफ माना जाएगा। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? पीएम। ठीक, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति वही कहेगा जो उसको पीएम करने को कहेगा। ठीक, और पीएम जो केंद्र में सरकार होती है वो किसकी, उसका अध्यक्ष कौन होता है? व्यवहारिक अध्यक्ष पीएम होता है। तो पीएम कभी चाहेगा कि उसके एक मंत्री के खिलाफ आए हुए अविश्वास प्रस्ताव से उसकी पूरी सरकार ही चली जाए। ठीक, ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो क्या कहेगा? अगर पीएम को लग रहा है कि उसका कोई एक मंत्री जो है वो सही से काम ना कर रहा हो, ठीक, इसका एक मंत्री अगर सही से काम ना कर रहा हो तो पीएम जो है वो प्रेसिडेंट से कहेगा कि इससे इस्तीफा मांग ले। ठीक है, इससे क्या करे? पीएम इस्तीफा ले ले। ठीक, इस चीज को ही कहा जाता है कि मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक, अगर कोई एक मंत्री सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसको क्या कहता है? इस्तीफा देने के लिए कह देता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि व्यक्तिगत का क्या मतलब था, सामूहिक का क्या मतलब था। चलो, और ये सारी बात जो है हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था की इसमें करी। इसमें अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया? पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो है वो संसद हावी रहती है, ये पढ़ लिया। ठीक, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा संबंध यहाँ पर पाया जाता है? फ्यूजन ऑफ पावर का। ठीक, और इसी में ही हमने पढ़ा कि कैसे पाया जाता है फ्यूजन ऑफ पावर। कैसे पाया जाता है? कि विधायिका के ही सदस्य, मतलब लेजिस्लेटिव के सदस्य ही कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के सदस्य होते हैं। ये देखा हमने फ्यूजन ऑफ पावर में देखा। ठीक, और दूसरा क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति सदैव बना रहता है? लोकसभा मतलब विधायिका के प्रति बना रहता है। वो कैसे बना रहता है वो भी आपने देखा। एक इसमें हम लोगों ने देखा सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा हमने देखा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में देखा। यहाँ पे लोकसभा मत लिखिए, यहाँ पर विधायिका लिख लीजिए। ठीक, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये लोकसभा के प्रति रहता है, मंत्री परिषद का, और यहाँ पे उत्तर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो है वो विधायिका के प्रति रहता है। वो बात सही है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसी भी बात होती है, और जो है आपने पढ़ा कि बिल्स जो है वो कहाँ पर आते रहते हैं, कार्यपालिका बिल वगैरह कहाँ पे लाती है? राज्यसभा में भी लाती है, लोकसभा में रहती है। तो यहाँ पे विधायिका कहना ज्यादा बेहतर होगा, मगर अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो वो लोकसभा के प्रति रहता है, मंत्री परिषद का। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अतिरिक्त देख लीजिए 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट
कि क्या है। यहाँ पर जो है कार्यपालिका हो, कार्यपालिका में मतलब मंत्री परिषद की बात कर रही हूँ, ठीक, एवं विधायिका, विधायिका में मैं किसकी बात कर रही हूँ, लोकसभा की बात कर रही थी। इसका जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के प्रति जो है वो पारित हो गया, तो विधायिका लोकसभा की सरकार भी चली जाती है। तो आपने बहुत बार मध्यावधि के बीच में ही चुनाव करा लिए गए, समझ गए? ऐसी चीजें आप बार बार देखते रहते हैं, तो इसलिए क्या कहा गया कि यहाँ पर जो है वो कार्यकाल संसदीय व्यवस्था में वो जो है वो निश्चित नहीं रहता। अगला पॉइंट इसको लिख लीजिए, ठीक। अब देख लीजिए छठवां पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो दो प्रमुख पाए जाते हैं। सरकार के जो है यहाँ पर दो प्रमुख होते हैं, दो हेड होते हैं, ठीक। और ये प्रमुख कौन कौन से होते हैं? एक जो है वो संवैधानिक, सरकार का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख, ठीक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक होता है वास्तविक अध्यक्ष या प्रमुख, मतलब रियल, ठीक। तो नाम मात्र या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो सरकार का कौन होता है, जिसके नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, वो होता है राष्ट्रपति। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कार्यपालिका का या जो हमारी सरकार का संवैधानिक प्रमुख किसको कहा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। और जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। करता सारे कार्य ये है, मगर किसके नाम पे करे जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे करे जाते हैं। संसदीय व्यवस्था में हमें ये सारी चीजें भी दिखती, ठीक। तो अगला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, ठीक। चलिए, ये थी आपकी संसदीय व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में ये सारी बातें थी। अब देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में ये कहां तक है, भारत में जो है वो कैसी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक। भारत में जो है हम किससे आजाद हुए? तो ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए थे। तो ब्रिटेन में जो है वो जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसी ही व्यवस्था जो है भारत में ने भी अडॉप्ट कर ली थी। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, ठीक। तो कभी अगर क्वेश्चन आए कि भारत की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक। और संसदीय व्यवस्था के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम वैसे ही जैसे ब्रिटेन में है वैसे ही भारत में भी, समझ गए? तो भारत की संसदीय व्यवस्था इस व्यवस्था से कुछ अलग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उससे कुछ अलग नहीं है, सेम व्यवस्था जो है वो भारत में पाई जाती है, ठीक। और दूसरी है, देख लीजिए कि अगर कभी पूछे संसदीय व्यवस्था है, अभी मैंने कहा कि इसमें कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं रहता है, यहाँ पर जो है बहुमत की सरकार पाई जाती है। जो है सरकार, जो गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में है उसकी ही सरकार बनी रहेगी। तो कभी पूछा जाए कि बहुमत प्रणाली कहां से लिया गया है, तो क्या लगाएंगे आप? ब्रिटेन लगा देंगे, ये भी यहीं से लिया गया, ठीक। अगला देख लीजिए, संसदीय प्रणाली या व्यवस्था ली किस लिए गई? ताकि कानून व्यवस्था को स्थापित किया जा सके, उसको बनाया जा सके, इसीलिए ली गई होगी। तो अगर कभी आए कि विधि की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, समझ गए, ठीक। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? नाम मात्र का मतलब संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक रियल हेड जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। और हमारे यहाँ जो है तो राष्ट्रपति पद कैसा है हमारे यहाँ? संवैधानिक, जैसे ब्रिटेन में पाया जाता है, ठीक, वैसे ही जो है मतलब वहां पर भी नाम मात्र का जो कुनून होती है राष्ट्रपति है। तो
तो वो भी नाम मात्र की है, और हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति कैसा है, नाम मात्र का। तो राष्ट्रपति पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, मगर ब्रिटेन में निर्वाचन राष्ट्रपति नहीं होता है, मगर हमारे यहाँ क्या है, निर्वाचन होता है। तो कभी यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तब वो जो है दूसरा आ जाएगा। ठीक है, मगर राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, होपफुली इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। और इससे एक चीज ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपको याद, अगर आप कोरिलेशन करना सीख गए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके आगे जो है वो हम अध्यक्षीय व्यवस्था पढ़ेंगे, और मैं उसमें जो है उसके अंतर को भी दिखाऊंगी कि संसदीय व्यवस्था में और अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या अंतर है, और भारत के संदर्भ में फिर हम आगे बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे समस्या है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और इसके आगे की बातें अब हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।